अब हम लोग पेपर 1 का यूनिट 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। यूनिट 2 में आएंगे रिसर्च एप्टीट्यूड में, जिसको कहते हैं हिंदी में शोध अभिवृत्ति, रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि सिलेबस हमारा क्या है, यूजीसी नेट का जो सिलेबस है क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि रिसर्च एप्टीट्यूड इतना छोटा नहीं है, बहुत विस्तृत है। और पढ़ना क्या है, कितना है, वो देख लेते हैं। हमें पढ़ना है रिसर्च, उसके अर्थ, प्रकार, विशेषताएं, प्रत्यक्षवाद एवं उत्तर प्रत्यक्षवाद शोध के उपागम, यानी कि मीनिंग, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म, अप्रोच टू रिसर्च। उसके बाद हम लोग देखते हैं शोध पद्धतियां, यानी कि मेथड्स ऑफ रिसर्च क्या है, प्रयोगात्मक है, विवरणात्मक है, ऐतिहासिक है, गुणात्मक है, मात्रात्मक है, यानी कि शोध के कितने मेथड्स हैं। तो 1 2 3 4 5, ये 5 मेथड्स जो हैं, उस 5 मेथड्स को हम लोग पढ़ेंगे। एक्सपेरिमेंटल है, डिस्क्रिप्टिव है, हिस्टोरिकल है, क्वालिटेटिव है और क्वांटिटेटिव मेथड्स हैं। उसके बाद शोध के चरण हैं, स्टेप्स ऑफ रिसर्च, यानी जो हम रिसर्च करने जा रहे हैं किस, उसमें हर रिसर्च में जो स्टेप्स होते हैं, क्या स्टेप्स फॉलो किया जाता है, वो हमें पढ़ना है। उसके बाद हमें पढ़ना है शोध प्रबंध एवं आलेख लेखन, जिसको कि आप कहते हैं ना थीसिस लिखना है हमें। फॉर्मेट और संदर्भ की शैली कैसी होनी चाहिए, यानी कि थीसिस और आर्टिकल राइटिंग जो आप कहते हैं, सबसे भारी काम यही माना जाता है। आपने रिसर्च तो कर लिया, लेकिन उसको शब्दों में उतारना है, फॉर्मेट और स्टाइल उसका क्या होगा। ये शोध में आप आईसीटी का इस्तेमाल कैसे करेंगे, यानी कि आपके पास जो सुविधाएं हैं, कंप्यूटर रिलेटेड जो आधुनिक सुविधाएं हैं, उसको कैसे उसमें इस्तेमाल करेंगे, वो है। और लास्ट में हमें पढ़ना है रिसर्च एथिक्स, कि शोध में किन किन नैतिकताओं का ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं कि दूसरे ने शोध किया है और हमने उसका शोध में से कोई चीज चुरा करके लिख लिया, तो इस तरह के एथिक्स होते हैं, उन एथिक्स का पालन हम करेंगे, करना चाहिए। तो ये हम रिसर्च एथिक्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि रिसर्च, इसका मतलब क्या हुआ रिसर्च का। रिसर्च सरल भाषा में कहें तो ज्ञान का विस्तार ही रिसर्च है। यानी कि आपके पास ज्ञान अभी इतना सा है नेट जेआरएफ के बारे में, कि हमें एक नेट जेआरएफ कुछ है जो मास्टर के बाद उसका एग्जाम दिया जाता है, कुछ अच्छा होता है, अभी इतना ही अगर पता है। फिर हम नेट के बारे में सर्च मारते हैं या किसी से पूछते हैं, टीचर से, यानी कि हम रिसर्च करना शुरू करते हैं। वो रिसर्च हो सकता है हम अपने संगी साथियों से पूछें जिनको ज्यादा पता है हमसे, या हम अपने टीचर से पूछें, या हम गूगल पे, नेट पे हम उसको सर्च मार करके उसको रिसर्च करें। यानी कि जो है वो चीज लेकिन हमें पता नहीं है, हम उसको सर्च कर रहे हैं। उसके बाद जब हमें ज्ञान प्राप्त होता है कि नहीं, नेट में हमारे सब्जेक्ट से पेपर 1 भी पढ़ना है, पेपर 2 में ये पढ़ना है, उसका सिलेबस ये है, उसमें एक जेआरएफ होता है, उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर का होता है। जब हम सारी चीजें कंप्लीट कर लेते हैं तो हम कहते हैं हाँ, इस चीज के लिए हमारा रिसर्च हो गया, हमें अब जानकारी मिल गई। यानी बहुत सरल भाषा में कहें तो हमें जो जानकारी पहले नहीं थी, उस ज्ञान का हमने विस्तार कर लिया। पहले थोड़ा सा ज्ञान था, जो नोन ज्ञान था, उस नोन ज्ञान को हम माध्यम बनाते हुए जो अननोन ज्ञान था, उस अननोन ज्ञान को हमने प्राप्त कर लिया। तो यानी कि ज्ञान का विस्तार हमने किया, तो अनुसंधान हो गया ये। अब ये शब्द जो है शोध, ये है रिसर्च अंग्रेजी का शब्द, जिसका अर्थ है री मतलब फिर से, यानी दोबारा, सर्च मतलब खोजना या ढूंढना। तो जो चीज है मौजूद लेकिन हमें जानकारी नहीं है, हम किसी क्लू को पकड़ करके, किसी फैक्ट्स को लेकर के, हम उस जो ज्ञान को पता नहीं है लेकिन मौजूद है, उसको हम ढूंढते हैं। यानी किसी वैज्ञानिक विधि के द्वारा, वैज्ञानिक विधि क्यों कहा जाता है, कि वो प्रामाणिक होता है, तो प्रामाणिकता की वजह से हम उसको वैज्ञानिक विधि कहते हैं। बहुत सारी विधियां इसमें हैं। उस विधि के द्वारा जब हम किसी ज्ञान को विस्तार देते हैं, उसको प्राप्त करते हैं या करने का प्रयास करते हैं, वो शोध कहलाता है। जैसे कि अभी कोविड का दौर आया 2020 में, और जब कोविड का दौर आया
तो सब लोग घर में बंद हो गए क्योंकि लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन क्यों लगा? उस समय हमें कोविड के बारे में पूरी जानकारी नहीं थी, हमारा रिसर्च अधूरा था, हमारा मतलब मानव जाति का भी रिसर्च उस पर अधूरा था। अब सब लोग डर गए, एक समस्या उत्पन्न हो गई, कोविड एक समस्या के रूप में आई। अब उस समस्या के समाधान के लिए रिसर्च की जरूरत पड़ी, और जब उस पर रिसर्च हुआ, उसका टीका भी बन गया, हमने पूरा उस पर रिसर्च किया, अभी भी रिसर्च चल रहा है। रिसर्च के बाद पता चला कोविड के बारे में, उसकी जानकारी, कैसे हमला करता है, कहाँ हमला करता है, कौन से अंग को वो खराब करता है, उससे बचने के लिए किस तरह से हमने टीका बना लिया। बनाने के बाद टीकाकरण हुआ और हम घर से बाहर निकले। फिर हम आज भी कोविड मौजूद है, कोविड के पेशेंट्स आज भी हैं, लेकिन अब हमारे अंदर वो डर नहीं है, क्योंकि उस पर काफी रिसर्च हो चुका है। उसमें कई चीजें रिसर्च में आई, हेल्थ से रिलेटेड, भोजन से रिलेटेड, आयुर्वेद का, मेडिसिन का, योग का, कि कैसे अलग अलग तरीकों से हम उससे बच सकते हैं। तो जो टीका बना, वैज्ञानिक विधि से उसमें अपनाई गई, तो कहेंगे कि कोविड पर शोध किया गया, उसके बाद फिर हमने उसका वैक्सीन इजाद किया और वैक्सीनेशन हुआ सबका। शोध में जो ज्ञात है उसका सहारा लेकर अज्ञात जो है, यानी जो अननोन है, उसकी तरफ हम विधिवत तरीके से बढ़ते हैं और हम समस्या का समाधान प्राप्त कर लेते हैं। ये शोध है। जैसे कोविड में हुआ शोध, रिसर्च में पहले किसी समस्या को पहचानते, जैसे हमने अभी कहा कि समस्या क्या है, कि खांसी होने लगी, लंग्स में प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन लेवल खत्म हो जा रहा है, गिर जा रहा है, ये समस्या, इस समस्या के समाधान के लिए हम उद्देश्य की नहीं, हमें इससे बचना, हमारा उद्देश्य है कि मानव जाति को कोविड से बचाना था। तो उद्देश्य के लिए, उस समस्या के समाधान की प्राप्ति के लिए, उद्देश्य को ध्यान में रखकर हमने वैज्ञानिक विधि से उसको समझा और उसका वैक्सीन हमने पैदा किया, वैक्सीन बनाया। वैक्सीन बनाया तो वैक्सीनेशन से हमने उसका समाधान ढूंढ लिया और समाधान की तरफ हम बढ़ लिए। यानी कि अनुसंधान जो है, रिसर्च जो है, समस्या का समाधान करने वाला होता है, समस्या बढ़ाने वाला नहीं होता है। अनुसंधान की परिभाषाएं कुछ देख लेते हैं। अनुसंधान की परिभाषा में J.W. क्रॉसवेल ने एक परिभाषा दी कि अनुसंधान किसी विषय के बारे में जानकारी को एकत्रित करता है एवं उसका विश्लेषण करने की प्रक्रिया है। ठीक है, J.W. क्रॉसवेल ने कहा अनुसंधान किसी विषय के बारे में, अब कोविड है, कोविड के विषय के बारे में पहले जानकारी एकत्र किया, फिर उसका विश्लेषण, पूरी प्रक्रिया अपनाई गई, वो हो गया आपका अनुसंधान, यानी शोध हो गया। जेम्स ड्रेवर हुए एक, जेम्स ड्रेवर मनोवैज्ञानिक, उन्होंने क्या कहा रिसर्च के बारे में? किसी क्षेत्र में ज्ञान अथवा सत्यापन हेतु की जाने वाली क्रमबद्ध खोज को शोध कहा जाता है। किसी क्षेत्र में ज्ञान अथवा सत्यापन, या तो ज्ञान हम प्राप्त करेंगे या कोई चीज कोई कह रहा है उसको साबित करने के लिए जो हम उसकी खोज करेंगे तो वो शोध कहलाएगा। CR कोठारी हुए, उन्होंने कहा शोध पद से तात्पर्य है एक ऐसी विधि जिसमें सोपानों के रूप में समस्या की पहचान, सोपान मतलब क्रमबद्ध सीढ़ी के रूप में समस्या की पहले पहचान की जाती है, परिकल्पना का निर्माण किया जाता है, तथ्य को फिर संकलित किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, और संकलित तथ्यों को विश्लेषण किया जाता है उसका, जिसकी अभिव्यक्ति समस्या विशेष के हल के लिए होती है। सैद्धांतिक आधार के रूप में ये सामान्यीकृत धारणाओं के रूप में दिखाई देती है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या इन्होंने कह दिया? शोध से तात्पर्य ऐसी विधि से है जिसमें समस्या को क्रम रूप से हम पहले जान लेते हैं, उसके बाद हम परिकल्पना का निर्माण करते हैं, फिर तथ्यों को हम जुटाते हैं, फिर तथ्यों का हम विश्लेषण करते हैं, फैक्ट्स का, और उसके विश्लेषण के बाद हम जो है एक धारणा बनाते हैं, एक रिजल्ट पर पहुंचते हैं। उसके बाद जो एडवांस लर्नर डिक्शनरी है उसमें क्या दिया हुआ है शोध के बारे में डेफिनेशन?
कि अनुसंधान जो है विशेष रूप से नए तथ्यों की खोज के लिए एक सावधानी पूर्ण जांच है। एडवांस लर्नर डिक्शनरी के मुताबिक अनुसंधान विशेष रूप से नए तथ्यों की खोज के लिए एक सावधानी पूर्वक जांच की पूरी प्रक्रिया है कि नए तथ्य हम खोजेंगे तो बड़े सावधानी से, कोई गलती ना हो, तभी हमारा रिसर्च कंप्लीट माना जाएगा। शोध की प्रकृति, नेचर ऑफ रिसर्च क्या होगा? कहते प्रकृति के हिसाब से शोध वस्तुनिष्ठ और तथ्यात्मक दोनों होता है। इसकी प्रकृति क्या होती है? ये ऑब्जेक्टिव्स भी हो सकता है, ये फैक्चुअल भी हो सकता है, यानी वस्तुनिष्ठ भी हो सकता है और तथ्यात्मक दोनों हो सकता है। शोध वैज्ञानिक प्रकृति का होता है क्योंकि इसमें हम जो प्रक्रिया अपनाते हैं वो प्रक्रिया शुद्ध होती है, वो प्रक्रिया ऐसी होती है जिस पर कोई सवाल ना उठाए, इसीलिए उसको वैज्ञानिक प्रकृति का कहते हैं। जिसमें विभिन्न सोर्स से हम फैक्ट्स को जमा करते हैं, फिर उसका विश्लेषण अलग अलग तरीके से करते हैं, फिर उसका निष्कर्ष निकालते हैं। ये पूर्वाग्रह से मुक्त होती है, कोई पूर्वाग्रह का स्थान नहीं है शोध में कि पूर्वाग्रह से तो नहीं, हमें जो रियलिटी है उस रियलिटी को ढूंढना है, तो पूर्वाग्रह का कोई इस्तेमाल नहीं होता है। शोध के उद्देश्य क्या है? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च क्या है? कहा गया है बिना उद्देश्य के कोई कार्य नहीं होता, उद्देश्य है तो हम कार्य करते हैं। अब शोध का क्या उद्देश्य है? तो इसके उद्देश्य को 4 भागों में जनरली बांटा गया है। क्या क्या 4 भाग है? थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव्स, वेरिएबल्स ऑब्जेक्टिव्स, फैक्चुअल ऑब्जेक्टिव्स और प्रैक्टिकल ऑब्जेक्टिव्स। यानी उद्देश्य आपके ये 4 हो, शोध के 4 उद्देश्य हुए। क्या है थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव्स? क्या है? सैद्धांतिक उद्देश्य, यानी कि जो विधि हम अपना रहे हैं, वैज्ञानिक विधि जिसको हम कहते हैं, किसी नए सिद्धांत को स्थापित करना हो अगर, या पहले का कोई सिद्धांत है उसमें हमें कोई कमी लग रही है तो उस सिद्धांत में हमें संशोधन करना हो, उसमें कुछ नयापन जोड़ना हो, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है योग में भी या दर्शन में भी, कि दर्शन में पहले जो सिद्धांत दिया गया, बाद के उसी दर्शन के मानने वालों ने उसी सिद्धांत में संशोधन किया, तो थियोरेटिकल यानी सैद्धांतिक ऑब्जेक्टिव्स इसमें आएगा। उसके बाद है वेरिएबल ऑब्जेक्टिव्स, सत्यात्मक उद्देश्य। इसमें भी जैसे कि कहें दर्शन के विषयों में इसका इस्तेमाल, इसका भी सत्यात्मकता का किया जाता है। इसे प्रकृति के तथ्यों को सत्यापित करना हो तो कहेंगे अलग जो विद्वान हुए, ऋषि मुनि हुए, दार्शनिक हुए, उन्होंने जो किया जिस तरीके से, तो उन्होंने सत्यात्मक उद्देश्य कहा, उन्होंने अपने तर्क दिए, उस तर्क को काटने के लिए फिर दूसरे ने तर्क दिए, तो ये चीजें हमें दर्शन में देखने को मिलती हैं। उसके बाद है कहते हैं प्रमाण, सत्यता क्या, प्रमाण क्या है? तो प्रमाण के बारे में चर्चा है अलग अलग शास्त्रों में, अलग अलग दर्शन में। फैक्चुअल ऑब्जेक्टिव्स यानी तथ्यात्मक उद्देश्य, इसे ऐतिहासिक शोध में इस्तेमाल किया जाता है फैक्चुअल को। जैसे अभी वाराणसी के ज्ञानवापी में ASI सर्वे कर रही है, तो सर्वे में बेसिकली क्या कर रही है? वो तथ्य जुटा रही है, और तथ्य जब जुटेगा तो उसका विश्लेषण कर शोध का रिजल्ट उसको कोर्ट में सौंपा जाएगा। जैसे कि राम मंदिर वाले में हुआ, बाबरी मस्जिद केस में हुआ, उसमें भी ASI ने सर्वे किया, सर्वे में फैक्ट्स जुटाए गए, तो वो तथ्यात्मक उद्देश्य में आएगा। उसके बाद है प्रैक्टिकल ऑब्जेक्टिव्स, व्यवहारिक उद्देश्य। व्यवहारिक उद्देश्य में क्या होता है? इसमें किसी क्रिया को करके उसका व्यवहारिक जो है, व्यवहारिक उपयोगिता उसकी कितनी है, उसके महत्व के हिसाब से उसको हम अपनाते हैं। जैसे किसी आसन को, कोई एक आसन है, उसको जिस तरीके से एक संस्थान वाला कराता है, हो सकता है दूसरे संस्थान वाले उसको अलग तरीके से उसी आसन को कराते हैं। व्यक्ति के हिसाब से भी आसन में थोड़ा मोल्ड कर देते, नहीं आप इस आसन को इतना ही करें, इसी लेवल तक करें। तो उसमें क्या होता है, देखा जाता है कि व्यवहारिकता क्या, ये नहीं कि मत्स्येंद्र आसन है अब सबको पहले ही क्लास में कहा जाएगा कि नहीं आप मत्स्येंद्र आसन करो ही करो, और जो फाइनल पोज है वही करके दिखाओ। उसको पहले वक्रासन का अभ्यास कराया जाएगा, व्यवहारिक दृष्टि से यही ठीक होगा, ये प्रैक्टिकल ऑब्जेक्टिव्स में आएगा। वक्रासन ठीक होगा तो उनको अर्ध मत्स्येंद्र आसन का अभ्यास कराया जाएगा, अर्ध मत्स्येंद्र भी धीरे 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 ठीक होगा।
तब उनको मत्स्येंद्र पे आएगा, और मत्स्येंद्र नहीं हो रहा है तो छोड़ करके अर्ध मत्स्येंद्र पर ही रुक जाएगा। तो व्यवहारिक उपयोगिता उनके लिए क्या है, वो नहीं जबरदस्ती कि नहीं अब तो मत्स्येंद्र करना, तो शरीर को जबरदस्ती 2 आदमी पकड़ के बांध दिया, कर दिया करना, भले हड्डी टूट जाए। तो ये प्रैक्टिकल ऑब्जेक्टिव्स हो, ये व्यवहारिक उद्देश्य होगा, तब शोध होगा। जैसे कि देखिए वेरिएबल्स में सत्यात्मक, इसका हिंदी में सत्यात्मक, यानी कि जिस दार्शनिक ने एक सिद्धांत दिया कि 25 तत्व होते हैं, प्रकृति और पुरुष भी अलग अलग होता है, तो उन्होंने उसके सत्यापन के लिए पूरी किताब लिखी और उसमें पूरी व्याख्या की। उन्होंने उसको सही साबित करने के लिए अपना तर्क दिया। उस तर्क से उन्होंने सत्यापित किया कि हमने जो 25 तत्व बताए हैं जैसे सांख्य में, तो वो तत्व ये सही है, उस तत्व की ये व्याख्या उन्होंने की हुई है। सपोज कीजिए किसी और दर्शन में, जैसे कि योग दर्शन है, योग दर्शन में प्रमाण के द्वारा अपने सिद्धांतों को साबित करता है। तो योग दर्शन में कितने प्रमाण माने गए हैं बताइए? 3, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, इन तीनों के द्वारा जो तथ्य, जो सिद्धांत है, उसको सत्यापित किया गया है, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम के द्वारा। तो इसी तरह से इसको सत्यात्मक उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य क्या है आपका? जैसे कि आप सपोज करो आज आप योग दर्शन के बहुत बड़े विद्वान हो जाओ, और आप कहो कि नहीं, योग दर्शन को हम और थोड़ा अलग तरीके से करते हैं, उसके तथ्यों को हम और सत्यापित करेंगे, जहां भी कंफ्यूजन है उसको सत्यापित करने के लिए आप जिसका इस्तेमाल करोगे, उस उद्देश्य से जो चीजें आप डालोगे, वो हो गया आपका सत्यात्मक उद्देश्य वेरिएबल ऑब्जेक्टिव्स में। जैसे कि एक और उदाहरण देता हूं और क्लियर हो जाएगा, कि जैसे कि हमारे उपनिषद हुए, अब उपनिषदों में ज्ञान है, अब सारे उपनिषद में पढ़ करके जो मुख्य उपनिषद है उसमें जितना ज्ञान है, उसमें कई जगहों पर ऐसी चीजें हैं जो क्लियर नहीं हो पा रही हैं, जो सूत्र है, मंत्र है, अब क्लियर नहीं हो पा रही है वो मंत्र, तो उसके लिए शंकराचार्य जी ने, उन्होंने कहा कि शंकराचार्य जी ने तो ब्रह्म सूत्र की खैर व्याख्या की, वादरायण जी ने ब्रह्म सूत्र लिखा। ब्रह्म सूत्र लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि उपनिषद को समझने के लिए, कि उपनिषद लोग अच्छे से समझ पाए, उसके लिए उन चीजों को उपनिषदों से उठाया जिसपे थोड़ा सा भी कंफ्यूजन था, उसके तथ्यों को सत्यापित किया उन्होंने ब्रह्मसूत्र में। और उसी ब्रह्मसूत्र को और आम लोगों तक अच्छे से उसको और समझाने के लिए सहज भाषा, सरल भाषा में शंकराचार्य जी ने उस पर भाष्य लिखा, उसको सत्यापित किया। तो ये सत्यात्मक उद्देश्य में आएगा, वेरिएबल्स ऑब्जेक्टिव्स में आएगा। अब हम लोग आते हैं शोध के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिसर्च, यानी कि रिसर्च कितने प्रकार का होता है ये जानना जरूरी है। तो अगर टाइप्स ऑफ रिसर्च देखें तो अलग अलग तरह के रिसर्च हैं। अब किस आधार पे आप किसी चीज का रिसर्च कर रहे हो, उस आधार पर रिसर्च का तरीका बदल जाएगा। उसका क्लासिफिकेशन 7 तरीके से जनरली किया गया है। परिणाम के आधार पर रिसर्च, ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट के आधार पर आप रिसर्च कर रहे हो। तर्क के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक्स, लॉजिक के आधार पर आप रिसर्च कर रहे हो। जांच के आधार पर, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तब आप शोध कर रहे हो। प्रक्रिया के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस। उसके बाद है उद्देश्यों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। अवधारणा के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट। और 7वां है प्रकृति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। इन 7 आधार पर यह क्लासिफिकेशन किया गया है टाइप्स ऑफ सोर्स रिसर्च का। ये 7 ये आधार है, एक एक आधार को हम लोग देखते हैं। परिणाम के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट, कहते हैं परिणाम के आधार पर शोध 2 प्रकार का होता है। कौन सा हुआ? परिणाम के आधार पर कहते हैं मौलिक यानी कि प्राथमिक शोध, बेसिक रिसर्च, या व्यावहारिक शोध, अप्लाइड रिसर्च। ये 2 हुआ। किसका? ये परिणाम के आधार पर जो रिजल्ट आपका शोध का आया, वो एक प्रकार शोध का ये भी हुआ। किसके आधार पर? परिणाम के आधार पर। तो इसका उद्देश्य क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति।
ये अकादमिक दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण होता है। जब आप रिसर्च करने के लिए जाते हो, पीएचडी में एडमिशन लेते हो, तो पहले आपको ज्ञान प्राप्त करना होता है। बेसिक रिसर्च आपको करना होता है ना। आप ये भी तो रिसर्च करना होता है कौन सा टॉपिक आप चुनोगे। 4 टॉपिक आप देते हो तो एक उसमें सेलेक्ट होता है, तो इसके लिए भी आपको ज्ञान होना जरूरी है। तो एकाडमिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है आप अपने ज्ञान का विस्तार करते हैं। मौलिक मतलब बेसिक हुआ, ये बहुत बेसिक है। दूसरा है अप्लाइड रिसर्च, ये हुआ आपका व्यवहारिक शोध। व्यवहारिक शोध में क्या कहा गया कि व्यवहारिक समस्या का समाधान जो करने वाले तत्व हैं वो इसमें शामिल होते हैं अप्लाइड रिसर्च में। जैसे इसमें क्रियात्मक शोध आता है, अभिप्रेरणात्मक शोध आता है, सामाजिक शोध आता है, चिकित्सीय शोध आता है, क्योंकि व्यवहारिक समस्या में आ जाता है। समाज में कोई ऐसी समस्या जो व्यवहारिक है उसका समाधान चिकित्सीय शोध है, कि अब डॉक्टरी वाले जैसे कोविड वाला चिकित्सीय शोध उसमें आ गया, तो ये अप्लाइड रिसर्च में, क्योंकि व्यवहार में लाना है। सामाजिक शोध में जैसे कि मान लीजिए कि डॉगी है, डॉगी को आप घुमाते हैं, पालते हैं, डॉगी जो है सड़क पे गंदा कर देता है, तो किसी ने रिसर्च किया होगा, तो एक वो ना आता है एक ऐसे हाथ से दबाने वाला इतना बड़ा, कि जहां गंदा किया हुआ है उसमें एक जो है वो टिश्यू पेपर डाल के उसको उठा ले और उसको जहां पे डस्टबिन है उधर फेंक दे। किसी ने रिसर्च किया होगा, समस्या आई होगी तभी रिसर्च किया होगा, तो व्यवहारिक में आ जाएगा वो। अब जो इसमें इंपॉर्टेंट है, सारा तो हम इतना नहीं पढ़ेंगे, लेकिन क्रियात्मक शोध इंपॉर्टेंट है, इसीलिए क्रियात्मक शोध को हम पढ़ते हैं। ये हम पहला पढ़ रहे हैं, परिणाम के आधार पर जो शोध है, ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट अप्लाइड रिसर्च, उसमें एक क्रियात्मक शोध है। क्रियात्मक शोध को थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। क्रियात्मक शोध में क्या है, एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च महत्वपूर्ण है। इसका प्रयोग सबसे पहले कुर्ट लेविन ने 1940 में किया, एक्शन का। कुर्ट लेनिन अगर आए, क्रियात्मक शोध या एक्शन रिसर्च जुड़े हुए हैं, कौन 4-5 नाम दे दें, तो कुर्ट लेविन 1940 में इन्होंने किया। और इस शोध को मानने वाले और भी लोग हैं, जिसमें एक हेल्से हुए। तो हेल्से ने बड़ी रोचक परिभाषा दी हुई है क्रियात्मक शोध की, यानी एक्शन रिसर्च की। इन्होंने कहा क्रियात्मक शोध वास्तव की कार्य पद्धति में हस्तक्षेप है, और ऐसे हस्तक्षेप के क्या प्रभाव रहे इसकी गहन समीक्षा है। यानी क्रियात्मक शोध में कि वास्तविक जो संसार चल रहा है उसकी कार्य पद्धति में हस्तक्षेप माना है, और उस हस्तक्षेप की वजह से उसका क्या प्रभाव रहा, जब उसका विश्लेषण करते हैं, उसकी समीक्षा करते हैं, तो उन्होंने कहा एक्शन रिसर्च इसको कहा जाता है। क्रियात्मक शोध सामान्यतः शिक्षा के क्षेत्र में किया जाता है। जैसे अभी नई शिक्षा नीति आई, तो यूं ही नहीं आ गई नई शिक्षा नीति, पूरा शोध किया गया कि पहले जो शिक्षा नीति है उससे क्या कमियां हैं, आगे क्या अच्छा किया जाना चाहिए, ताकि ग्रामीण से लेकर शहरी इलाकों तक सभी तरह के बच्चों को फायदा हो। तो क्रियात्मक शोध सामान्यतः शिक्षा के क्षेत्र में ज्यादा किया जाता है, बाकी क्षेत्रों में भी किया जाता है, लेकिन सामान्यतः शिक्षा क्षेत्र में ज्यादा किया जाता है। क्रियात्मक शोध के का 3 परिस्थितियों में प्रयोग किया जाता है। कौन सी 3 परिस्थिति है वो देखते हैं। पहला है तत्काल समस्या समाधान के रूप में, इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्यूशन चाहिए अगर, तो क्रियात्मक शोध। दूसरा, शोध के अंतर्गत जिस समस्या का समाधान प्रगति में है उसकी चिंतनशील समीक्षा करने में। अब जो समस्या, उसका समाधान जो है मिलने वाला है, तो उसकी भी समीक्षा की जाएगी, उस समाधान की भी समीक्षा कि उसमें कोई कमी तो नहीं है, समाधान इससे बेटर हो सकता है, या जो हुआ है उसको और कैसे सुधार सकते हैं, या अब बहुत अच्छा है तो ठीक है, इसको कैसे आगे बनाकर रखा जा सकता है। तीसरा है समस्या समाधान करने वाली प्रक्रियाओं में कैसे सुधार एवं संशोधन किया जा सकता है। चिंतनशील करेंगे, जब चिंता करेंगे, समीक्षा करेंगे, तो उसके बाद उसमें सुधार क्या करेंगे, एक्शन क्या लेंगे, वो तीसरे नंबर पर आता है। एक बार फिर से देख लिए, पहला हुआ तत्काल समस्या समाधान, और शोध के अंतर्गत जिस समस्या का समाधान प्रगति में है उसकी समीक्षा, और जब समीक्षा हो गई, जो प्रक्रिया है उसमें सुधार और संशोधन कैसे किया जा सकता है। तो क्रियात्मक शोध का ये 3 परिस्थितियों में प्रयोग किया जाता है। अब ये हम लोग पहला पढ़ रहे थे, ठीक है।
हम लोगों ने देखा परिणाम के आधार पर शोध के प्रकार, पहला हम लोगों ने देख लिया। दूसरा है तर्क के आधार पर शोध के प्रकार। तर्क के आधार पर एक शोध है, यानी 7 प्रकार बताया गया। तर्क के आधार पर शोध क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक के आधार पर शोध। तर्क के आधार पर भी शोध के 2 प्रकार बताए गए हैं, एक आगमन इंडक्टिव और एक डिडक्टिव निगमन। आगमन में कहा गया है ये ऐसी प्रणाली है जिसमें हम अनुभवों के द्वारा जानने योग्य ज्ञान को प्राप्त करते हैं। इसको और थोड़ा अच्छे से समझें तो इसका अर्थ ये है कि हम सार्वभौमिक की ओर बढ़ने वाले तर्क को, विशिष्ट से सार्वभौमिक की ओर बढ़ने वाले तर्क को आगमन इंडक्टिव तर्क कहते हैं। यानी विशिष्ट से सार्वभौमिक मतलब कि कोई पर्टिकुलर से हम जब जनरल की तरफ जाते हैं, पर्टिकुलर हमने मान लीजिए कि कहें कि एक साहिवाल गाय है जो कि 40 किलो दूध देती है, वो विशिष्ट हुआ क्योंकि साहिवाल है। कि अभी मान लीजिए कि रजनीश जी के पास साहिवाल गाय है और वो गाय 40 किलो दूध देती है, तो वो विशिष्ट हुआ, पर्टिकुलर हुआ। और जब हम उसको जनरल कर दें कि देश भर में 1 लाख साहिवाल गाय है और सभी गाय मिला करके सारे साहिवाल गाय मिला करके इतना दूध देती है, कोई भी उस गाय को खरीद सकता है, तो वो विशिष्ट से जनरल की तरफ हम गए, इसको इंडक्टिव कहते हैं। और डिडक्टिव किसको कहते हैं? जब यही ज्ञान को हम उल्टा कर दें, यानी कि सामान्य से विशेष की ओर जब हम चलें। जैसे कि हम ये कहें कि सभी गाय दूध देती है लेकिन राम की महिवाल गाय सबसे ज्यादा दूध देती है या साहिवाल गाय सबसे ज्यादा दूध देती है, तो सभी गाय दूध देती है जनरल हो गया, सामान्य बातें हो गई। लेकिन उसको विशिष्ट में हमने क्या क्या एक नाम दे दिया, या पुंडलिक जी की गाय जो है सबसे ज्यादा दूध देती है, तो हम विशेष की तरफ आ गए, पर्टिकुलर की तरफ आ गए। अब हम उसमें रिसर्च करेंगे कि आखिर ऐसी क्या बात है, पुंडलिक जी ऐसा क्या गाय को खिलाते हैं, क्या महिवाल या साहिवाल गाय में ऐसा क्या है, उसका भोजन क्या है, उस पर 50 रिसर्च हो सकता है। तो ये क्या हुआ, तर्क के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक, इसके आधार पर हमने देखा शोध। अब हम देखते हैं जांच के आधार पर शोध। जांच के आधार पर शोध क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब हम जो ऊपर वाला हमने देखा तर्क के आधार पर, तो तर्क के आधार पर जब शोध है तो उसकी जांच भी तो होगी, इन्वेस्टिगेशन भी तो होगी। तर्क हमने दिया कि सभी गाय दूध देती है, साहिवाल गाय सबसे ज्यादा दूध देती है क्योंकि संकर किस्म की है वो। अब संकर किस्म की है तो उसके लिए जांच करेंगे कि आखिर उसमें ऐसा क्या हो गया, उसके डीएनए में ऐसा क्या चेंज हो गया, या उसके भोजन में ऐसा क्या चेंज हो गया, या उसमें क्रियाकलाप में क्या चेंज हो गया। अब इस इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, तो जांच के आधार पर हम शोध जो है कर रहे हैं। इसका भी 2 वर्गीकरण है, एक संरचित दृष्टिकोण यानी कि स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, संरचना हुआ, संरचित दृष्टिकोण स्ट्रक्चर्ड अप्रोच हुआ, और एक हुआ असंरचित यानी कि अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच हुआ। ये अप्रोच निगमन विधि की तरह है। कौन सा वाला? स्ट्रक्चर्ड वाला जो है, यानी विशेष से जनरल की तरफ हम जा रहे हैं, उससे उसी की तरह ये होता है स्ट्रक्चर्ड वाले में। और अनस्ट्रक्चर्ड वाले में ये आगमन विधि की तरह होता है, यानी कि जनरल से हम विशेष की तरफ जब हम आते हैं। अब इन्वेस्टिगेशन 2 तरीके से हो सकता है, आप पर्टिकुलर टू जनरल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और एक जनरल टू पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, यानी जांच कर रहे हैं। फिर आपके पास जो शोध का रिजल्ट आएगा वो दोनों में रिजल्ट अलग अलग हो सकता है, या हो सकता है दोनों का रिजल्ट एक जैसा आए, जो जांच करने पर पता चलेगा। ये जांच के आधार पर शोध। तो हम लोगों ने 3 हमने टाइप्स देख लिए शोध के प्रकार में, परिणाम के आधार पर, तर्क के आधार पर, जांच के आधार पर। कल हम लोग बाकी 4 देखेंगे, प्रक्रिया के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर, अवधारणा के आधार पर और प्रकृति के आधार पर। और इस बार हमने सोचा है कि जैसे पिछली बार जो थोड़ी कमी रही उसको सुधारते हुए, कि जैसे ये हमने देखा कि शोध में अर्थ, प्रकार, विशेषता, प्रत्यक्षवाद और उत्तर प्रत्यक्षवाद शोध के उपागम, जब इतना हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो हम एक एमसीक्यू कर लेंगे, जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड में मुझे वो कमी महसूस हुई।
हम इतना करके एक एमसीक्यू कर लेंगे, क्वेश्चंस कर लेंगे तो बोझ नहीं होगा। फिर हम शोध पद्धति, प्रयोगात्मक, विवरणात्मक, ऐतिहासिक, गुणात्मक, मात्रात्मक पढ़ेंगे, फिर इसका एक एमसीक्यू कर लेंगे। इसी तरह से जितना हमने इसमें ब्रैकेट में दिया हुआ है अलग अलग करके अलग अलग एमसीक्यू करते जाएंगे, हमारे लिए आसान होगा समझने में भी और याद रखने में।